आज हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को। इसमें होता क्या है, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो मीडिएट करते हैं ताकि लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर फ्लूइड ड्रॉपलेट्स उन्हें सेल के अंदर अपटेक किया जा सके, ठीक है। और उसको जानने से, इस चीज़ को जानने से पहले हमें थोड़ा एंडोसाइटोसिस के बारे में पता होना चाहिए। तो एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन कहती है प्रोसेस इन्वॉल्विंग अपटेक ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, फ्लूइड ड्रॉपलेट्स एटसेट्रा इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। मतलब सिंपल, कोई लार्ज मॉलिक्यूल है उसे सेल के अंदर लेके जाना है तो उसके लिए प्रोसेस होगा एंडोसाइटोसिस। अगर किसी लार्ज मॉलिक्यूल को सेल के बाहर लेके जाना है तो उसके लिए प्रोसेस होगा एक्सोसाइटोसिस। तो अभी हम एंडोसाइटोसिस में डिस्कस करेंगे रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के बारे में। इसे जानने से पहले एंडोसाइटोसिस की कुछ और भी टाइप्स होती हैं, जैसे पिनोसाइटोसिस होता है, पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस के बाद में कुछ फैगोसाइटोसिस होती है। पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं और फैगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग कहते हैं। अभी हमने इनको डिस्कस नहीं करना। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें मेन रोल होगा रिसेप्टर्स का। इसको हम क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। हम देख लेते हैं एंडोसाइटोसिस की थोड़ा एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। सपोज करो ये एक सेल है और ये एक मॉलिक्यूल है जिसकी सेल को ज़रूरत है, और वो चाहता है कि सेल चाहता है ये एक मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाए। कैसे आएगा? या तो सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसे तोड़ दो और इसको अंदर ले जाओ, पर ऐसा कर नहीं सकते, इससे लिपोप्रोटीन्स का लॉस होगा। सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फिर से बनाने में थोड़ा उसको टाइम लग जाएगा और बहुत सारी मुश्किलें आएंगी उसको, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे ही तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसके लिए नेचर ने एक वे बनाया कि इस लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर लेके जाया जा सके, ठीक है। तो होगा क्या, ये सेल कुछ इनवेजिनेशंस बनाएगा, इनवेजिनेशंस नहीं सॉरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाएगा टूवर्ड्स द मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। और फिर इसको इनगल्फ करेगा। आगे एक और डायग्राम में इसको मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसको कवर कर लेंगी और फिर ये ज्वाइन हो जाएगा यहाँ से, और जैसे ये ज्वाइन होगा अंदर जाके ये एक वेसिकल बन जाएगा। तो अभी इस वेसिकल को मैं अंदर ही दिखा देता हूँ सेल के। ये पहुँच गया ये वेसिकल। आप ध्यान दें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही है वेसिकल के अराउंड में, ठीक है। ये होती है एंडोसाइटोसिस, किसी लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल को सेल के अंदर लेके आ जाना बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल। ये एक वेसिकल है और ये वो लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल है जो हमें चाहिए था। इसको मैं अलग से दिखा देता हूँ ये ब्लू शेडेड पोर्शन में। ये हमारा वेसिकल है और ब्लैक कलर वाली हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में अलग क्या होता है? अलग ये होता है कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जो जिसके साथ सिर्फ यही मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। इसकी शेप ही कुछ ऐसी होगी, जैसे इसकी शेप ऐसी है, इसलिए ये इस पर बाइंड कर सकता है। रिसेप्टर्स की शेप ही ऐसी होगी, ठीक है। अब कईयों की रिसेप्टर्स की शेप ऐसी भी हो सकती है, कईयों की ऐसी भी हो सकती है। हर किसी के लिए अलग अलग कलर, अलग अलग शेप का रिसेप्ट जो है लिगेंड होगा, मैक्रोमोलिक्यूल होगा। इस पर ये वाला बाइंड कर सकता है पर ये वाला नहीं, ठीक है। तो ऐसे रिसेप्टर्स जो है मीडिएट करते हैं कि जिस मॉलिक्यूल की ज़रूरत है वही सेल के अंदर लाया जा सके। तो अब अगर मैं चाहूँ कि ये वाला जो है मॉलिक्यूल है वो इस रिसेप्टर के थ्रू अंदर आ जाए तो नहीं आ पाएगा, ना ये वाला, ठीक है। तो इसको गाइड करते हैं। अब कैसे पता लगेगा इसको कि इस वाले मॉलिक्यूल को अंदर लेके आना है? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में कुछ प्रोटीन्स होते हैं सेल के प्लाज्मा के अंदर, उन्हें कहते हैं क्लेथरिन प्रोटीन्स। तो ये मैं क्लेथरिन प्रोटीन बना देता हूँ। इसको मैंने ऐसी शेप दे दी है एक। वैसे इसकी ये शेप नहीं होती, ये ट्राइमेरिक चेन होती है इसकी, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर ये बना होता है। इसे कहते हैं क्लेथरिन प्रोटीन। इसे मैं अलग स्केच से दिखा देता हूँ। इसे मैं कह रहा हूँ क्लेथरिन प्रोटीन। ये गाइड करेगा वेसिकल फॉर्मेशन के लिए। इसकी वजह से ही रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस में वेसिकल की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे भी मैं इसको बना देता हूँ। ये रहा क्लेथरिन प्रोटीन। जो मैंने इसकी शेप बनाई है ऐसा ये है नहीं, ठीक है। इसका एक ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है। ये क्लेथरिन प्रोटीन है, ये भी क्लेथरिन प्रोटीन है। ये एक रिसेप्टर है आउटसाइड द सेल। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है रिसेप्टर। और क्योंकि हम यहाँ पे एक एग्जांपल करने वाले हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का, तो इसको मैं LDL लिख देता हूँ। इसी के थ्रू हम आगे डिस्कस करने वाले हैं इस चीज़ को। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको मैंने डिनोट कर दिया लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से, कि एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये इसका रिसेप्टर है, ये एक क्लेथरिन प्रोटीन है जो गाइड करेगा वेसिकल फॉर्मेशन के लिए। और ऐसे ही आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो आगे डिटेल में करते हैं क्लेथरिन प्रोटीन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को। फिर से बता दो, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को हम क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, बहुत जगह पे आप देखोगे यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, एंडोसाइटोसिस। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम के थ्रू हम इस क्लेथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस को समझेंगे। तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, जिससे आइडिया अच्छा मिल जाएगा, ठीक है।
तो ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेन। इसको मैं शॉर्ट में करके पीएम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि और भी चीज़ों को हमें जगह देनी है। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इससे हम क्या देख सकते हैं, ये साइटोप्लाज्म है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइटोप्लाज्म, मतलब ये सेल के अंदर है और ये सेल के बाहर भी है। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होंगे, ठीक है, जिन्हें हमें सेल के अंदर लेके आना है। और इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स के कुछ रिसेप्टर्स होंगे हमारे पास, इन्हीं की शेप के। ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब ये करेंगे क्या, ये यहाँ पे आके बाइंड होंगे, अपने अपने रिसेप्टर पे आके बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, ये इनके रिसेप्टर हैं, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। मैं इसको डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, ये है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, और ऐसे ही कुछ रिसेप्टर्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये एक इन्वेजिनेशन है, ठीक है, यहाँ पे भी रिसेप्टर्स को दिखा देता हूँ मैं। ये रिसेप्टर्स हैं, ये चेन से मिलके बने होते हैं। रिसेप्टर्स भी एक प्रोटीन्स ही होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, और ये इनके साथ अटैच्ड हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। अब यहाँ पे कुछ अटैच होते हैं एपोप्रोटीन्स नहीं, सॉरी, अडेप्टर प्रोटीन्स। इन अडेप्टर प्रोटीन्स की हेल्प से यहाँ पे क्लैथरिन प्रोटीन आके अटैच होता है। मान लो ये मैंने क्लैथरिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना दिया। वैसे ये ऐसा होता नहीं है क्लैथरिन प्रोटीन, ये ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। क्लैथरिन प्रोटीन, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्लैथरिन प्रोटीन। ठीक, अब इस क्लैथरिन प्रोटीन को क्या करना है, यहाँ पे आके बाइंड हो जाना है इस अडेप्टर प्रोटीन के। ये है एपी का मतलब है अडेप्टर प्रोटीन। ये आगे 4 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, AP1, AP2, AP3, AP4। इनके नाम ज़रूरी नहीं है इतने, करने हैं कर लो। अल्फ़ा, बीटा, म्यू और सिग्मा करके होते हैं। अल्फ़ा, बीटा, म्यू एंड सिग्मा, इनके ऐसे ही नाम होते हैं। ठीक है, वैसे इनको ज़्यादा याद रखना ज़रूरी नहीं है, इनका काम ज़रूरी है। अडेप्टर प्रोटीन्स, ये वाले प्रोटीन्स, ये हेल्प करते हैं क्लैथरिन प्रोटीन को रिसेप्टर वाले के साथ अटैच करने के लिए। तो हम देख रहे हैं ये क्लैथरिन प्रोटीन है, ये रिसेप्टर के साथ अटैच होंगे, पर किसके थ्रू होंगे, एक अडेप्टर प्रोटीन के थ्रू। मतलब अगर मैं बना के दिखाऊं तो ये यहाँ पे आके ऐसे अटैच होगा, क्लैथरिन प्रोटीन, देख रहे हो, ऐसे आके अटैच होगा। ठीक है, आगे हम इसका रोल देखेंगे। अगर मैं इसे यहाँ पे बनाऊँ तो ये रहा हमारा अडेप्टर प्रोटीन। ठीक है, और इसी के साथ ये लगा हुआ है क्लैथरिन प्रोटीन। क्लैथरिन प्रोटीन, इसी क्लैथरिन प्रोटीन के ऊपर ही इसका नाम क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस रखा हुआ है। ठीक है, रिसेप्टर्स के साथ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बाइंड करेगा और क्लैथरिन प्रोटीन अडेप्टर प्रोटीन के थ्रू रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, तो एक कनेक्शन बनेगा इनके बीच में। उसके बाद वेसिकल की फॉर्मेशन होगी, जो इन्वेजिनेशन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, वो जुड़ेंगी और फिर ये वेसिकल बन जाएगा। ठीक है, तो ये एक ऊपर से मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होंगी। क्लैथरिन प्रोटीन इन्वॉल्व होगा जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगा, बाहर रिसेप्टर्स पड़े होंगे, रिसेप्टर बाइंड करेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन से, और फिर वो एक इन्वेजिनेशन क्रिएट होगी, एक पिट क्रिएट होगी, और क्लैथरिन प्रोटीन से मीडिएट होकर जो पिट बनती है, आप देख रहे हो ये खड्डा है, खड्डे जैसे दिख रहा है, और इस खड्डे को हम कहते हैं इंग्लिश में पिट। और ऐसी पिट जो क्लैथरिन की वजह से मीडिएट हुई हो उसे कहते हैं क्लैथरिन मीडिएटेड पिट। क्लैथरिन मीडिएटेड पिट, PIT, पिट अर्थात खड्डा। ये एक खड्डे की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लैथरिन मीडिएटेड पिट। यहाँ पे मैं दिखा दूँ, ये क्लैथरिन है, क्लैथरिन एक प्रोटीन है ट्राइमेरिक। क्लैथरिन, ये AP है, अडेप्टर प्रोटीन, ये 4 प्रोटीन से बना होता है, AP1, AP2, AP3, AP4 एंड सो ऑन। अभी तक हमने देख लिया है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। अभी साइटोप्लाज्म में बहुत सी चीज़ें होंगी जो हमें दिखाएंगे कि कैसे ये रिसेप्टर मीडिएट करते हैं और कैसे क्लैथरिन प्रोटीन जो है वो मीडिएट करता है एंडोसाइटोसिस को, और ये प्रोसेस कैसे होगी। ठीक है, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये सेल के आउटसाइड वाला पार्ट है, ऊपर वाला। ठीक है, तो ये दिखाएंगे इन्वेजिनेशन बनेगी, इन्वेजिनेशन के बाद वेसिकल बनेगा, वेसिकल की अनकोटिंग होगी, अनकोटिंग के बाद वो लाइसोसोम के पास जाएगा, और फिर उसकी फर्दर डाइजेशन होगी, जो भी उसके पास लाइसोसोम्स के पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे, वो जो भी पार्टिकल्स होंगे उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा और फिर सेल उसे यूज़ कर लेगा। इट इज़ वेरी सिंपल, और फिर इसको थोड़ी सी डिटेल से करते हुए जाते हैं। ठीक है, आगे तो ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है, और ये लीगेंड्स हैं जिनको हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहेंगे।
मैं इसको यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। असल में होता क्या है, इन लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को आगे हम कोलेस्ट्रॉल में फॉर्म, इससे जो है आगे कोलेस्ट्रॉल फॉर्म होगा। उस कोलेस्ट्रॉल का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में, मतलब उसका रोल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। असल में कोलेस्ट्रॉल एक स्टिफ मॉलिक्यूल है, थोड़ा रिजिड मॉलिक्यूल है। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लूइड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, जिसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने। जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करेगा। रिसेप्टर्स के नीचे साइटोप्लाज्म की तरफ एक अडेप्टर प्रोटीन है जो हेल्प करता है क्लैथरिन प्रोटीन को रिसेप्टर के साथ बाइंड करने में एक कनेक्शन में। अब आगे होगा क्या, ये क्लैथरिन प्रोटीन जैसे इसके साथ बाइंड करेगा, उसके बाद में फॉर्मेशन होगी एक इन्वेजिनेशन पिट की। ऐसी पिट को, जो खड्डे की तरह हमें ये दिख रहा है, इसे कहते हैं पिट, इंग्लिश में पिट कहते हैं खड्डे को। तो इसकी कोटिंग है, बाहर से हम देख रहे हैं यहाँ से इनसाइडली ये क्लैथरिन प्रोटीन्स हैं, तो ये क्लैथरिन कोटेड पिट कहते हैं इसको हम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक प्रोटीन नहीं, एंजाइम होता है। एंजाइम्स यूजुअली प्रोटीन ही होते हैं। तो एक डायनामिन करके एक GTPase एंजाइम होता है। इसका फंक्शन है GTP को GDP में कन्वर्ट करना। GTP एक एनर्जी करेंसी है, एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, जैसे ATP होता है वैसे ही GTP भी होती है, ग्वाइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो डायनामिन है ये GTP को GDP में चेंज करता है, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी का यूज़ किया जाता है इस इन्वेजिनेशन को फिल करने के लिए, मतलब ये इन्वेजिनेशन से एक को बंद करके एक वेसिकल फॉर्मेशन कराने में। तो ये हम एक वेसिकल दिख रहा है, इसको कहते हैं क्लैथरिन कोटेड वेसिकल, क्योंकि क्लैथरिन की कोटिंग है इसके आउटसाइड। आप देख सकते हो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अडेप्टर प्रोटीन है, और उसके आसपास है क्लैथरिन के ये ग्रीन कलर के मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे डायनामिन जो एंजाइम है, डायनामिन, ये GTPase की तरह एक्ट करता है। GTPase, एस मतलब एंजाइम के लिए यूज़ करते हैं एस वर्ड, जैसे ATPase, GTPase, वैसे ही GTPase होता है। डायनामिन जो है एंजाइम है, तो ये GTP को GDP में कन्वर्ट करेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी। उसका यूज़ होगा इन्वेजिनेशन को फिल करने के लिए, एक वेसिकल फॉर्मेशन होगी जिसको कहेंगे क्लैथरिन कोटेड वेसिकल। उस क्लैथरिन कोटेड वेसिकल में आप ये देख रहे हो, यहाँ पे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, रिसेप्टर है, और बाहर के साथ साइड अडेप्टर प्रोटीन है, और फिर क्लैथरिन प्रोटीन है। अब इसकी होगी अनकोटिंग, ये एरो डाल के अनकोटिंग, अंदर रिसेप्टर्स और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये जो अडेप्टर प्रोटीन और क्लैथरिन थे ये अलग हो चुके हैं, और ये अब अपनी डेस्टिनेशन पे चले जाएंगे फिर से, ताकि और लिपोप्रोटीन्स को इनसाइड इन्वेजिनेट कराया जा सके, ठीक है। तो ये अपनी जगह पे चले जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास वेसिकल फॉर्म हुआ है, इसकी फ्यूजन होगी लाइसोसोम के साथ। जब भी किसी भी मॉलिक्यूल की लाइसोसोम के साथ जो है फ्यूजन होती है, उसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम फॉर्म होता है, जिसको हम एंडोसोम भी कहते हैं। तो फ्यूजन विद लाइसोसोम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी लाइसोसोम, ऑल्सो कॉल्ड एज एंडोसोम। और फिर इस एंडोसोम में जो है डाइजेशन होगी इन लिपोप्रोटीन्स की, और इनसे छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए जाएंगे, और उन छोटे मॉलिक्यूल्स को फिर फर्दर सेल में यूज़ किया जाएगा। और जब ये एंडोसोम बन जाता है तो फ्री रिसेप्टर्स जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव करते हैं, और फिर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐसे रिसेप्टर्स बन जाते हैं। फिर से यही प्रोसेस चलता है, और ऐसे करके जो लार्जर लिपोप्रोटीन्स हैं उनको हम सेल के अंदर लेके आ सकते हैं। एक बारी फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये रिसेप्टर्स हैं, क्लैथरिन प्रोटीन है, अडेप्टर प्रोटीन है, हेल्प करेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को सेल के अंदर लेके आने के लिए। जैसे ही ये क्लैथरिन प्रोटीन इसके साथ लग जाता है, उसके बाद इन्वेजिनेशन होती है, क्लैथरिन कोटेड पिट बनेगी, वेसिकल बनेगा क्लैथरिन कोटेड, फिर उसकी अनकोटिंग होगी। अनकोटिंग के बाद में जो मॉलिक्यूल्स हैं आउटसाइड अडेप्टर प्रोटीन और क्लैथरिन, वो अपनी जगह पे जाएंगे, और अगले जो लिपोप्रोटीन्स आने हैं उनके लिए वेसिकल्स फॉर्म करेंगे, और जो बाकी रिसेप्टर्स बचेंगे वो भी अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। और उसके बाद जो एंडोसोम बने, जिसका फंक्शन है डाइजेस्ट करना, मतलब हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो हैं बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, उसी को डाइजेशन कहते हैं। तो फिर ये टूटेगा, इसके अंदर जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है, और फिर वो सेल उन्हें यूज़ कर लेगा। तो ये एक लाइसोसोम है, ये इस वेसिकल के साथ फ्यूज़ किया, एंडोसोम बना, और एंडोसोम में डाइजेशन होगी, एंड सो ऑन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पे वर्क करेंगे। तो ये एक सिंपल सा वे था इस चीज़ को बताने का, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का, जिसको हम क्लैथरिन मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी कहते हैं। तो जो बाकी बची पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस है उसको हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही।